हेलो एवरीवन। तो ये मिड टर्म एग्जाम 2023-24 है जो अभी 9 अक्टूबर को हुआ था 2023 में। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है और सबसे बच्चों को हार्ड लगती है कि इकोनॉमिक्स कितनी हार्ड है। इसका एक एक क्वेश्चन हम क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं बहुत बेटर तरीके से। और इसमें टोटल 34 क्वेश्चन है और 34 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। तो बिल्कुल सब्र बना कर क्या देखते चलना है, हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया जाएगा जिससे आपको इकोनॉमिक्स इन क्वेश्चनों के साथ साथ बाकी क्वेश्चन भी करे जा सके। अब देखो ये तो एग्जाम में आ चुके हैं तो जिसकी वजह से तो आप क्या तुरंत आपको पता है तो आप कहोगे ये वाला सही है, ये वाला सही है, इसका आंसर नहीं। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तब हम प्रेशर में होते हैं, इतने अंडर प्रेशर में होते हैं तो हम उल्टे सीधे टिक मारते हैं। क्यों? दिमाग उतना जल्दी क्या है काम नहीं कर पाता। इसीलिए क्या है, हर पॉइंट को अगर समझेंगे तो दिमाग क्या स्मूथली काम करेगा और अच्छे क्या ऑप्शन चूज करेगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मोहन बैंक से 10 वर्ष के लिए 5 लाख रुपए उधार लेता है। कितने? 10 वर्ष के लिए 5 लाख रुपए उधार लेता है और धीरे धीरे चुका देता है। तो ये मुद्रा के किस कार्य को दर्शाता है? एक तो मूल्य का मापक। मूल्य के मापक का मतलब क्या होता है? जिसमें हर चीज को हम क्या नाप सकें। एरोप्लेन से लेकर पेन तक, पेन से लेकर जिप तक। अरे न समझे? हाँ, कुछ राइमिंग नहीं बनी तो इसलिए कुछ भी बोल दिया, ठीक है। मतलब हर चीज की कीमत हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उसे कहते हैं मूल्य का मापक। लैपटॉप वगैरह जितनी भी चीजें आप देख रहे हो सबको आप माप सकते हो, मूल्य का मापक है। विनिमय का माध्यम, जब हम किसी चीज को खरीदने जाएं तो क्या हम बदले में जो चीज दे उसे वो एक्सेप्ट कर ले, ये ना बोले मुझे ये चीज नहीं चाहिए, वो विनिमय का माध्यम है। तो विनिमय का माध्यम क्या आज के टाइम में? पैसा, मुद्रा। कोई भी चीज खरीदने जाओ पैसे दो, कोई मना नहीं करेगा ये चीज मुझे नहीं बेचनी है क्योंकि ये आपका पैसा चलने वाला नहीं है। तो ये विनिमय का माध्यम। स्थगित भुगतान का माप, यानी कि वह जो आप पैसा ले रहे हो उसका भविष्य में आप अगर भुगतान करते हो और लेने वाला मना नहीं करता है तो उसे बोलते हैं स्थगित भुगतान का मापक। तो देखो कुछ मैच हुआ। 10 वर्ष के लिए 5 लाख रुपए दिए बैंक ने अभी, और 10 साल धीरे धीरे जब उसने पे किया तो बैंक ने मना नहीं किया ये मेरा वाला पैसा नहीं है जो मैंने दिया था। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। मूल्य का संचय, इसका मतलब ये आप पैसे को लंबे समय तक इकट्ठा रख सकते हो। 1 साल, 2 साल, 10 साल पैसा रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसे कहते हैं मूल्य का संचय। यहाँ पैसा इकट्ठा नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे चुका रहा है। तो क्या होगा? स्थगित भुगतान का मापक। अब देखो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखो घरेलू इनकम कैसे बनेगी? घरेलू इनकम का मतलब डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम अगर आपको निकालनी है तो कैसे डोमेस्टिक, घरेलू आय कैसे निकलती है? जब देश की राष्ट्रीय आय में से क्या नेशनल इनकम में से हम क्या करेंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटा देंगे, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हिंदी में क्या लिखेंगे? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। शुद्ध जरूर वर्ड है, निवल। क्लियर हो गया? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और एमपी से जो रिलेटेड है क्वेश्चन बहुत आए हैं। इसका मतलब ये इसको बहुत अच्छे से फोकस देना है, इसलिए समझते हैं। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी और सीमांत बचत प्रवृत्ति, इसका मतलब एमपीएस, आपस में बराबर हो तो गुणांक का मान क्या होगा? एमपीसी, देखना आंसर, एमपीसी इजकल टू एमपीएस। एमपीसी इजकल टू एमपीएस, इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजप्शन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेविंग। दोनों क्या है? बराबर है। अब हमको ये भी अच्छे से पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस जो होता है वो 1 होता है। दोनों का योग कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। दोनों की जगह अगर हम कोई भी एक ले लें तो ठीक है, यानी कि हम ले सकते हैं कि एमपीएस डबल, ठीक है, या हम 2 एमपीसी, इसका मतलब ये 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। चाहे तो एमपीएस ले लो 2, चाहे तो एमपीसी ले लो। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एमपीएस, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। प्लस का 2 मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, गुने से यहाँ पर देखो ये गुने में नीचे आ गया डिवाइड, डिवाइड कर दिया कितना आएगा? तो बेसिकली पॉइंट में आएगा। एमपी एस आपका आ गया 0.5। ये तो हमारा क्या आया? एमपीएस आया। निकालने को क्या कह रहा है? बराबर हो तो गुणांक निकालिए। गुणांक का मतलब क्या है? मल्टीप्लायर, यानी कि आप मल्टीपल बोल सकते हो, मल्टीप्लाई बोल सकते हो, ठीक है। के जो है उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। गुणांक को किससे डिनोट करते हैं? के से। तो आप समझते हैं यहाँ पर कि के कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन में माइनस एमपीसी, एक तो ये फॉर्मूला है, या 1 अपॉन में एमपीएस।
तो हमारे पास जो हो उसमें रख देंगे। हमारे पास क्या एमपीएस है 0.5 रख देते हैं। k इजकल टू 1, एमपीएस कितना है 0.5, पॉइंट हटाएंगे 0, 5 दूनी 10, k की कितनी वैल्यू आ गई 2। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? डी, डी ऑप्शन सही है। क्यों सही है? अच्छा यहां से ये ना लगे, ये सही है, ये 2 क्या है आपका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ही क्या अथवा में एक और क्वेश्चन दिया ऑप्शन में, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। अगर निवेश गुणांक का मान 4 है, निवेश गुणांक अभी बताया था, अब निवेश गुणांक क्या है तुम्हारा अंदाजा लगा लो, कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। क्या दिया है? इन्वेस्टमेंट गुणांक। नेक्स्ट स्वायत्त उपभोग आपका कितना दिया हुआ है 80, यानी कि 80 दिया हुआ है। तो बचत फलन का समीकरण क्या होगा? अब समझना, निवेश गुणांक इसका मतलब के हमारा दिया हुआ है, के कितना दिया है 4 दिया हुआ है। स्वायत्त उपभोग कितना दिया हुआ है? तो माइनस प्लस का 80 दिया हुआ है। अब समझते हैं कि स्वायत्त उपभोग होता क्या है। इसको क्या है सी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है स्वायत्त उपभोग वह उपभोग होता है जो जीवन जीने के लिए जरूरी उपभोग किया जाता है। अर्थात इसका अभिप्राय यह है कि वह उपभोग जब आपकी इनकम अगर जीरो है उसके बाद भी आपको खर्च करना है, क्योंकि आप आदमी को सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? स्वायत्त उपभोग कहते हैं। यानी कि उसकी इनकम कुछ भी नहीं है फिर भी वो 80 रुपए क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। तो बचत फलन का समीकरण क्या होगा? बचत फलन मतलब सेविंग का इक्वेशन। इक्वेशन आप लोगों को पता है कैसे बनाए जाते, तो कंजप्शन का एक इक्वेशन बना देता हूं, ठीक है? या चलो सीधा सेविंग का ही बता देते हैं। सेविंग जो आप कंजप्शन कर रहे हो, यानी कि ये देखो आप क्या कर रहे हो, स्वायत्त उपभोग किया आपने, तो स्वायत्त उपभोग जो होगा सेविंग में वो माइनस में हो जाएगा। क्या इसमें चला जाएगा? माइनस में। क्यों होगा माइनस में? ये क्वेश्चन बढ़िया है। तो यहां देखना, इनकम आपकी कितनी थी? 0 थी। कंजप्शन फिर भी आपने कितना किया? 80। तो बचत कितनी हुई आपके पास? कर्जा हो गया भैया 80 रुपए, क्योंकि ये जो आपकी इनकम 0 पर 80 रुपए खत्म किए, चुकाने तो पड़ेंगे। तो सेविंग पता चल गई माइनस में क्यों चली गई, इसलिए क्या हो गया माइनस। अभी मैं उसको भी बता दूंगा क्या बोलते हैं कंजप्शन का भी, इसलिए अभी यहां ध्यान देना, ठीक है? आप लोगों ने पूछा कि पहले क्या करना चाहिए, सी वाले मतलब एस वाले ही बता दो, तो एस वाले बता रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे क्या है? एम पी एस, और ये क्या हो जाएगा आपका वाई, ये हो गया आपका सेविंग का। यही कंजप्शन का होता तो अब कंजप्शन में तो कंजप्शन होगा, तो स्वायत्त उपभोग कितना है 80, तो कंजप्शन प्लस एमपी 1 माइनस आप क्या ले लो एमपीसी ले लो, क्या ले लो एमपीसी, और ये क्या हो गई वाई। वाई का मतलब क्या है? इनकम। ये आपके क्या है फॉर्मूले हैं 2। अब इसमें क्या है वैल्यू रख देते हैं। क्या रख देते हैं कि हमें क्या पता होनी चाहिए एमपीएस, और एमपीएस तो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे के थ्रू एमपीएस निकालेंगे। पहले देखो कैसे निकालते हैं। के इजकल टू, सभी को पता है क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस एमपीसी, एक तो ये फॉर्मूला है, या 1 माइनस कर लोगे तो क्या निकल आएगा एमपीएस। क्लियर हो गया? क्यों? यार अभी मैंने इससे पहले वाले में बताया था, याद हो तो, एमपीसी प्लस एमपीएस जो होता है वो कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। जब माइनस देखना 1 माइनस अगर एमपीसी करेंगे तो बेसिकली बात है एमपीएस निकल आएगा। समझ में आया नहीं है? वरना इसको करके देख लो, एमपीसी निकालना है। यहां देखना एमपीसी का क्या होगा प्लस का उधर जाएगा एमपीएस, एमपीसी निकल आएगा। एमपीएस निकालेंगे तो क्लियर हो गया। आगे समझ में ये रहा, ठीक है? तो के का एक फॉर्मूला तो ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है। अब समझते हैं यहां पर हम क्या, मैं इसको आगे इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूं क्योंकि टाइम लगेगा और हमें मेन फोकस किस पे देना है, वरना ये एमपीएस को इधर ले लो उसको उधर भेज दो। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अब यहां पर हमारे पास क्या है एमपीएस निकालना है, पर एमपीएस तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसको हम रख लेते हैं। के दिया हुआ है, कितना दिया है 4 इजकल टू 1 माइनस एमपीसी, डिवाइड से इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई 4 1 माइनस एमपीसी इजकल टू 1। अब देखना मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ध्यान देना क्या कर सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ तो देखते हैं, 4 का 1 से करेंगे तो 4 बन जा 4 माइनस फिर 4 का इससे करेंगे 4 एमपीसी इजकल टू 1, प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस, यहां सॉल्व कर रहा हूं बाकी क्या हो जाएगा माइनस 4 एमपीसी इजकल टू, ये उधर चला जाएगा तो 1 माइनस 4। अब क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे, कितना आया माइनस का 3, 4 मल्टीप्लाई से नीचे आ जाएगा डिवाइड
माइनस से माइनस कैंसिल, डिवाइड आता है ना सभी को, ये देखो पॉइंट, 4 सत्ते 28, बचे 2, 4 पंजे 20, कितना आ गया भाई 0.75, क्या आया एमपीसी, कितना आ गया 0. पर अभी हमने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया था कि फॉर्मूला क्या है। कहां पर थोड़ा सा यहां सॉल्व कर लेते हैं, हाँ यहाँ जगह है ना हमारे पास, ठीक है, ये तो समझ में आ गया था आप लोगों को। अब देखना एमपीएस सी आ गया, निकालना क्या है हमें यहाँ पर एमपीएस, तो अभी फॉर्मूला मैंने बताया था कि एमपीसी प्लस एमपीएस इजकल टू 1। ये बहुत इजी है, 2 मिनट में निकल जाएगा, पर समझाने के लिए कि आप कैसे निकालोगे, क्लियर है, क्योंकि जब पढ़ने बैठोगे ना तो इन चीजों को नहीं आएगा, इन चीजों में फिर थोड़ी थोड़ी याद कर लोगे, न्यूमेरिकल याद करो, फार्मूला रट्टा मार लो, फिर भी निकालोगे नहीं, अब निकालने में मजा आएगा। तो एमपीसी क्या है, आपका एमपीसी दिया हुआ है 0.75, एमपीएस प्लस का उधर जाएगा माइनस, एक में से 0. अगर 75 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.25 आ गया, क्या आ गया एमपी एस, कितना आ गया 0.5। अब इस फॉर्मूले पे रख देंगे, फॉर्मूला क्या था ये रहा, तो एस इजकल टू, यहां क्या है सेविंग, माइनस में चली जाएगी 80 प्लस एमपीएस कितना है 0.25 और y का कितना है y। देखो ये वाला इक्वेशन मैच हो रहा है किसी से, अगर मैच हो रहा है तो आंसर है। तो ये देखते हैं इसके अंदर, देखो पर ये प्लस में है, ये वैल्यू किस में दी हुई है माइनस में दी हुई है, ये वैल्यू क्या है 75 है, ये देखो एग्जैक्ट क्या है आपकी मैच हो रही है, मैच हो रही है, तो इसका ऑप्शन क्या है डी आंसर। क्लियर है, बहुत इजी है। ओके, तो अब क्वेश्चन जो है वो 4 है। 4 क्वेश्चन, अगर अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति हो तो केंद्रीय बैंक क्या कदम उठाएगा, क्वेश्चन ये है, और 4 ऑप्शन दिए हो। देखना, अर्थव्यवस्था में मंदी है, मंदी का मतलब क्या है कमी है, इसका मतलब है लोग चीजें खरीद नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं होगा तो लोग क्या है चीजें खरीदेंगे नहीं, और खरीदेंगे नहीं तो अर्थव्यवस्था में क्या आ जाएगी मंदी आ जाएगी। इसका मतलब ये सामान तो बहुत होगा पर उसे खरीदने वाले लोग नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास जेब में क्या नहीं है पैसा नहीं है। दूर से खड़े खड़े लोग चाह तो रहे हैं क्या चीज के खरीद लो, पर क्या नहीं है पैसा नहीं है। तो केंद्रीय बैंक क्या करेगी, लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाएगी, कोशिश करेगी कि इनके अंदर क्षमता आए, और क्षमता कैसे आएगी जब लोगों के जेब के अंदर पैसा पहुंचेगा। तो केंद्रीय बैंक कौन कौन से कदम उठाएगी, तो पहला केंद्रीय बैंक बैंक दर में कमी करेगी, रेपो दर में कमी करेगा, या दोनों, या सीआरआर को बढ़ावा देगा। तो हर पॉइंट को समझेंगे। बैंक दर किसे कहते हैं, बैंक दर वह दर होती है जिस पर एक देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है। जिस दर पर, यानी कि जैसे हम लोग कर्जा लेने जाते हैं तो हम लोगों को क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट पे पैसा दिया जाता है। जैसे 100 रुपए लेने गए, तो अब मैं इसे केंद्रीय बैंक की बता रहा हूं अपनी नहीं, ठीक है, आप समझना, 100 रुपए केंद्रीय बैंक से लेने गई, कौन, कोई भी कॉमर्शियल बैंक ले लो, एसबीआई ले लो, कोई भी सी भी बैंक उठा लो जिसका आपका अकाउंट में हो, ठीक है, उसने कहा 100 रुपए चाहिए हमको कर्जा। तो केंद्रीय बैंक ने देखा कि यार अर्थव्यवस्था के अंदर पहले से ही क्या है, बहुत महंगाई है, सॉरी बहुत सस्ती है, इसका मतलब ये है कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो पैसा ज्यादा और लोग कर्जा लें उसके लिए क्या करते हैं, इन पे इंटरेस्ट कम लेते हैं, क्या करते हैं इंटरेस्ट कम लेते हैं। तो अगर बैंक दर वहां पर 10 रुपए यानी 10% होगी, कि 100 रुपए पे 10% लेंगे, तो वो क्या करेगा उसको कम कर देगा, कहेगा यार एक काम करो आप 5% पे ले जाओ, कितने पर 5% पे ले जाओ, 100 रुपए की जगह क्या है 200 रुपए लेके जाओ। अब सोचो, जब 10% पे की जगह 5% अगर बैंक दर ली जाएगी तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्या करेंगी, ज्यादा पैसा लेंगी। क्यों ज्यादा लेंगी, क्योंकि उन्हें सस्ता मिल रहा है, ठीक है। अगर वो और कम करती है तो बैंक के और ज्यादा पैसा लेंगी। क्यों बैंक के पैसे ज्यादा लेंगी, क्योंकि उन्हें सस्ता मिल रहा है, वो और ज्यादा सस्ते दर पर लोगों को ऋण दे सकेंगे, उससे उनकी इनकम बनेगी। इसीलिए क्या है, बैंक दर में क्या करेगा, कमी करेगा जब मंदी होगी, तो इससे बैंकों के पास पैसा ज्यादा आएगा क्योंकि वो ज्यादा कर्जा लेंगी, और ज्यादा कर्जा लेंगी तो ज्यादा कर्जा लोगों को देंगी। तो पहला ये आपका सही है। दूसरा देख लेते हैं, क्या पता दूसरा भी सही हो। रेपो दर, रेपो दर किसे कहते हैं, रेपो दर वह दर होती है जिसपे केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों से क्या करता है, पैसे लेता है, जिस दर पर, उसे कहते हैं रेपो दर।
एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। जब केंद्रीय बैंक देखता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर पैसा बहुत है, ठीक है, तो वो क्या करता है, रेपो दर लागू करता है, कहता है एक काम करो यार, अर्थव्यवस्था में पैसा बहुत है तो आप लोग पैसा मुझे दे दो, क्या करो, मुझे दे दो। जैसे कि आपके पास मुझे 100 रुपए चाहिए, क्योंकि आप लोगों से तो कोई कर्जा ले नहीं रहा है, बैंकों के पास पैसा होता है, बैंकों से कोई कर्जा ले नहीं रहा है, तो बैंकों ने कहा यार हमें दे दो, जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई ने कहा हमें दे दो, हम पैसा ले लेंगे, कितना, 100 करोड़ मान के चल लेते हैं, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंकों को तो क्या चाहिए, इंटरेस्ट, ब्याज चाहिए, तो आरबीआई ने कहा हम देंगे, ठीक है, वो पहुंच गया, ठीक है। अब समझना, यहां पर क्या है, पहले से ही क्या है, अर्थव्यवस्था में मंदी है, और अगर मंदी है तो उस स्थिति में वो क्या करेगा, बैंक दर को घटा देगा, जैसे मान रेपो दर को घटा देगा, जैसे वो 10% अगर देता, तो अब वो 10% नहीं दे रहा है, अब वो क्या कह रहा है, हम सिर्फ आपको कितना देंगे, 5% देंगे। तो सोचो कोई क्या कॉमर्शियल बैंक के रखने जाएंगी पैसा, वो कहेंगे यार 10% से 5% दे रहा है, क्या फायदा है या नहीं। इसलिए रेपो दर में क्या कर देता है, कमी कर देता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, दोनों होंगे। अच्छा, सीआरआर भी चेक कर लेते हैं, क्या पता ये भी हो, सीआरआर को बढ़ा देती है। सीआरआर नगद आरक्षित अनुपात, यानी कैश रिजर्व रेशियो। नगद आरक्षित अनुपात वह अनुपात होता है जिसमें एक देश की वाणिज्य बैंक को क्या करना पड़ता है, नगद आरक्षित रखना पड़ता है, तो उसको बढ़ा देगी नहीं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, 100 रुपए अगर बैंक के पास आए, ठीक है, तो आरबीआई ने बोला कि एक काम करो यार, 20 रुपए हमारे पास रख दो, कितने, 20 रुपए, तो उनके पास कितने बचे कॉमर्शियल बैंकों के पास, 80 रुपए। अब सोच के चलो, 20 रुपए कॉमर्शियल बैंक के पास रखे गए हैं और 80 रुपए क्या है, सॉरी 20 आरबीआई के पास रखे गए हैं और कॉमर्शियल बैंक के पास 80 रुपए बचे, तो कम कर्जा दे पाएगी। यही आरबीआई क्या देखेगी, इसको बढ़ा देगी। अब कहेगी 20% मत रखो, अब हमारे पास 40% रखो, आगे कितना, यानी कि 40 रुपए रखो 100 में से, तो अब उसकी क्षमता और कम हो जाएगी। जबकि अर्थव्यवस्था में पहले ही पैसों की कमी है, तो आरबीआई और पैसे की कमी क्यों करेगी, उनके ऋण देने की क्षमता को क्यों सोखेगा। इसी वजह से ये वाला पॉइंट नहीं है। इसका ऑप्शन क्या है, दोनों ए और बी। तो वो मैं कितना एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसका रीजन ये कि अच्छे से समझ में आ जाए, समझ में आ रहा है, और बेटर एग्जाम करके आओ, इसलिए बिल्कुल सब्र रख के देखते रहना है। आगे देखो, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फिफ्थ है। फिफ्थ के अंदर क्या है, दो कथन दिए हुए हैं, बताना है कि सही विकल्प चुनना है, कौन से सही है, ठीक है। तो कथन पहला, उपभोग फलन के ढलान को औसत उपभोग प्रवृत्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो समझते हैं, ठीक है। यहां पर आंसर देखना, कंजप्शन क्या है, इनकम, कंजप्शन, सेविंग, एपीसी और एपीएस। जी इनकम मान के चल लो आपकी 100 रुपए है, कंजप्शन आपका मान के चल लो 100 ही रुपए है, सेविंग कितनी है, 0 है, तो एपीसी क्या होगा, एपीसी का फॉर्मूला पता है सभी को, सी अपॉन में वाई। सी कितना है यहाँ पर 100 और वाई कितना है आपका 100, कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ इनकम मान के चल लो 200 रुपए हो गई और सेविंग कितनी है 150 रुपए, इसका मतलब बचा कितना रहा है, 50 रुपए बचा रहा है, ठीक है। आप चाहो तो करोड़ में भी से समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, पूरे देश की बात कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब फिर निकाल लेते हैं, कितना है 150 और यहाँ कितना है 200, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 4 जा कितना आ गया 7, 0.75। अब समझना, औसत उपभोग फलन यानी सॉरी उपभोग फलन के ढलान को औसत उपभोग प्रवृत्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो क्या लिखेंगे, नहीं, ये क्या है, असत्य है। क्या है, क्यों है असत्य, ये समझते हैं, बड़ा लॉजिक। इसका लॉजिक का सबसे रीजन ये, क्योंकि देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उपभोग भी बढ़ाएगा, पर एपीसी तो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा ना। तो उपभोग फलन के ढलान को क्या है, एपीसी द्वारा क्या नहीं किया जा सकता, प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आप एपीसी के थ्रू ये नहीं बता सकते कि उपभोग कितना हो रहा है, क्लियर है, तो आपका ये गलत है, क्योंकि सोचो नहीं तो और कम होता जाएगा ना, ठीक है, क्लियर। एक से ऊपर जाएगा नहीं, मतलब एक से ऊपर कंडीशन में जा सकता है, अभी बताएंगे किस कंडीशन में जा सकता है, पर अब तो नीचे ही जाएगा ना, जब उसका इनकम है और कंजप्शन भी वो कर रहा है, जब आपके पैसा है और आप उसे खर्च कर रहे हो, तो फिर वो क्या होगा, एक से कम ही रहेगा। तो इसी वजह से क्या होगा, हम इसको इसके द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते, किसके द्वारा, एपीसी के वक्र के द्वारा, किसको, उपभोग फलन को हम प्रस्तुत नहीं कर सकते। नेक्स्ट कथन 2 क्लियर हो गया। फिर और अगर करता जाऊंगा तो देखना आप 0.5 फिर 0.2 0.1 ऐसे पहुंच जाएगा, ठीक है। कथन दूसरा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान 1 से अधिक हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान 1 से
अधिक हो सकता है। आप इसको आंसर को देखते हैं, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, कंजप्शन आपका एक इनकम ले लेते हैं, इनकम कंजप्शन, और आपका क्या है सेविंग एमपीसी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजप्शन। इनकम आपकी मान के चल लो 100 करोड़ है और आपने उपभोग कितना किया 200 करोड़, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है आपने उपभोग ज्यादा किया और इनकम कम की, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, इनकम आपकी और बढ़ी, कितनी बढ़ी 200 करोड़ हो गई, कितनी हो गई 200 करोड़, और आपने कंजप्शन कितना किया मान के चल लेते हैं 400 करोड़ का, कितने का 400 करोड़ का, ठीक है। तो अब आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी, फार्मूला क्या है सेविंग का C प्लस एस, इसका मतलब ये आपकी इनकम जो है वो C प्लस एस जोड़ दोगे तो क्या निकल आएगा Y। 100 करोड़ कमाया 200 करोड़ खर्चा किया तो सेविंग आपका कितना हुआ -100, इसका मतलब आपको वो 100 वापस करने पड़ेंगे। 200 करोड़ कमाए 400 करोड़ खर्च किए, इसका मतलब नुकसान आपको कितने का हो गया 200 करोड़ का हो गया। क्या एमपीसी कैसे निकालते, तो डेल्टा वाई निकाल लेंगे और डेल्टा सी निकाल लेंगे। डेल्टा वाई कितना है, पहले वाले में तो डैश रहेगा, ठीक है, क्योंकि पहले उसके ऊपर कुछ नहीं है। इसके इधर माइनस करेंगे तो कितना आ गया जी 100, इसका इधर घटाएंगे तो कितना आ गया 200। फॉर्मूला क्या है एमपीसी इजकल टू डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। डेल्टा सी कितना दिया है देखो, डेल्टा सी दिया हुआ है आपका 200 करोड़, डेल्टा वाई कितना दिया है 100 करोड़, डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 2, यानी कि आप देखोगे तो एक से अधिक वैल्यू है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान एक से अधिक हो सकता है, हाँ उस स्थिति में हो सकता है जब इनकम से उपभोग क्या होगा अधिक होगा, ठीक है। क्या इनकम में होने वाला परिवर्तन उपभोग में होने वाले परिवर्तन से कम होगा, मतलब समझ में आ रहा है। डेफिनेशन खुद बना सकते हो क्या कि इनकम में होने वाला परिवर्तन कितना है 100 करोड़, कंजप्शन में यानी उपभोग में होने वाला परिवर्तन ज्यादा है अधिक है, तो ये है। क्लियर हो गया। तो भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, साधन भुगतानों का योग किसके बराबर है। तो देखो डेफिनेशन समझते हैं, साधन भुगतान का योग, साधन भुगतान किसे कहते हैं। यदि एक देश में समझना, एक देश में आ जाए क्या आ जाए, एक देश की घरेलू सीमा में सभी साधनों से प्राप्त आय क्या कहलाती घरेलू आय, पर यहां पर क्या दिया है साधन भुगतानों का योग से प्राप्त आय क्या कहलाती है राष्ट्रीय आय। क्या कहलाती है राष्ट्रीय आय। क्यों कहलाती है राष्ट्रीय आय, क्योंकि एक राष्ट्रीय आय में सब, एक देश की राष्ट्रीय आय में सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त आय को लिया जाता है। तो देखो जो साधन है उनका क्या की जा रही है भुगतान किया जा रहा है, उनका योग क्या कहलाएगा राष्ट्रीय आय कहलाता है। अगर सिर्फ एक घरेलू सीमा में होता तो क्या कहलाता घरेलू आय कहलाता, ठीक है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय और प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय है, इस पे हमें डिस्कशन नहीं करना, क्यों, क्योंकि साधन भुगतानों का योग बोल रहा है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प असत्य है गलत है, तो समझना। पहला क्या है जीडीपी डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब ह्रास, वास्तविक जीडीपी अपॉन में मौद्रिक जीडीपी मल्टीप्लाई 100। तो दिखने में तो लग रहा होगा यार ये सही है, सच ये है कि यही फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ये उल्टा होता है, मौद्रिक आय ऊपर रहती है, मौद्रिक जीडीपी अपॉन में रियल वास्तविक जीडीपी अपॉन में 100। अब ओके, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी जीडीपी एफसी होगा, तो चेक कर लेते हैं। ग्रॉस से ग्रॉस कैंसिल, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कैंसिल, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कैंसिल। अब मार्केट प्राइस देखते हैं, मार्केट प्राइस कब बनती है, मार्केट प्राइस इजकल टू क्या होता है एफसी प्लस एनआईटी। क्लियर हो गया, ये क्या है आपका, पर निकालना क्या है फैक्टर कॉस्ट, क्या निकालना है फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट यहां ले लेते हैं, प्लस का इधर आएगा एनआईटी, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दो। तो ये एनआईटी दिया हुआ है तो ये हमारा सही है, क्या है सही है। पूंजी निर्माण एक प्रभाचर है, हाँ, क्योंकि देखो कैपिटल जो है वो क्या बनता या कम होता रहता है, फिक्स नहीं रहेगा। पूंजी एक क्या है स्टॉक है, पर पूंजी पर निर्माण जो हो रहा है फॉर्मेशन वो क्या बनती रहेगी पूंजी, इसीलिए क्या है ये एक फ्लो है, ये भी सही है। पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन पूंजी निर्माण कहलाता है, हाँ सही है। जैसे अभी मान के चल लो आप पे 10,000 करोड़ का क्या है पूंजी है, नेक्स्ट मान के चल लो एक साल बाद आप पे 12,000 करोड़ की पूंजी हो जाए, तो कितने ज्यादा बढ़ गई आपकी, पहले अभी कितना था 10,000, ठीक है, फिर कितना हो गया आपके पास
12,000 कितना हो गया, तो कितना बढ़ गया इसमें 2,000 करोड़ में जो परिवर्तन आया है वो क्या कहलाएगा, पूंजी निर्माण कहलाता है। तो ये भी आपका सही है, तो ये वाला गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, निवेश गुणक का मूल्य न्यूनतम 1 और अधिकतम अनंत हो सकता है। तो समझते हैं कैसे। ये के है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस MPC, अगर ये फॉर्मूला रख सकते हैं के का ही फॉर्मूला है, बताया मैंने, ठीक है। अब समझते हैं, यानी कहने का मतलब है जितना भी हम कमा रहे हैं अगर वो हम सारा उपभोग कर जाते हैं यानी कि खत्म कर लेते हैं, तो उस दौरान क्या होगा, जैसे मान के चल लेते हैं MPC हम 0 मान लेते हैं, ठीक है, और एक MPC हम क्या मान लेते हैं, 1 कब मानेंगे हम, 1 जब मानेंगे जब हम पूरा जितना कमा रहे हैं वो सारा खा लें। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमने 100 रुपए कमाए और 100 रुपए खत्म कर दिए, तो उस दौरान क्या है, MPC 1 हो गया, 1 में से बन गया 0। एक तो ये कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन क्या है, जब हमने क्या किया, 1 और कितना कमाया, खत्म कितना किया, 0। ऐसा हो सकता है कि हम बिल्कुल ही खाए ना, सिर्फ कमा कर रखें, ऐसा पॉसिबल है? एक हद तक नहीं है, अर्थव्यवस्था में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, पर ऐसा संभव है, कुछ लोग होते हैं ना। तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस किया कितना आ गया, 1 आ गया। 0 का अगर किसी से भी डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, अनंत आ गया। तो निवेश गुणांक का मूल्य न्यूनतम 1 और अधिकतम अनंत हो सकता है। दोनों ही कंडीशन बता दी क्यों हो सकता है, परंतु वास्तविक स्थिति में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लोगों के द्वारा कुछ ना कुछ उपभोग पर जरूर खर्चा किया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे दूसरा क्या है, लोग 100% भी जितना कमाते हैं वो उपभोग नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग जरूर बचाते हैं, ठीक है, जिससे वो भविष्य में उसे क्या कर सके, निवेश कर सके। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, ये वाला आपका क्या है, सॉरी ये वाला आपका क्या है, सत्य है, ट्रू है, ये सत्य हो गया। सेकंड देखते हैं, जब निवेश गुणक का मान 1 होता है, कितना, 1। अब सेकंड वाला देखते हैं, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है, यहां साइड में, ठीक है। जब निवेश गुणांक का मूल्य 1 होता है, यानी कि के आपका कितना है, 1 है, कह रहा है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान भी 1 होता है, यानी कि एमपीसी भी 1 होगा और निवेश गुणांक का मान भी 1 होगा। फॉर्मूला क्या है, के इजकल टू 1 माइनस एमपीसी, रख देते हैं, के इजकल टू 1, एमपीसी कितना है, 1 है, 1 में से 1 गया 0, कह रहे हैं ना सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान 1 हो सकता है। 1 रख के देखा तो क्या आया, इन्फिनिटिव आया, जो ये पॉसिबल नहीं है, ये क्या है आपका, असत्य है, ठीक है। आ गया समझ में, अगर निवेश गुणांक का मान कितना है, कि एमपीसी अगर 1 रखेंगे तो पॉसिबल नहीं है, वो क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। अगर निवेश गुणांक 1 रखेंगे तो एमपीसी क्या है आपका, कुछ ना कुछ जरूर रखते हैं, क्लियर है। जैसे ये रहा कंडीशन, अगर आपको निवेश गुणांक कितना लेकर आना है, 1 लेकर आना है, तो इसका मतलब ये कंजप्शन आपका 0 हुआ है, कितना हुआ है, 0 हुआ है। तो भाई बेसिकली चीज क्या है कि ये वाला तो सही है आपका और ये वाला गलत है। ऐसा कहां पर है, ये रहा, ये रहा, सी है ना, ए सत्य है और आर असत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, औसत बचत प्रवृत्ति का मान 0.2 है। आंसर एपीसी कितना है, 0.2 है। राष्ट्रीय आय आपकी क्या है, इनकम दी हुई है कितनी, 4,000 करोड़। तो उपभोग क्या होगा, कंजप्शन निकाल के दिखाओ। क्या एपीसी आपका कितना है, 0.2 है। आय कितनी है आपकी, 4,000 करोड़ है। कंजप्शन क्या होगा, तो बेसिकली चीज क्या है, सभी को पता है क्या, कि एपीसी प्लस एपीएस इजकल टू कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, सॉरी 1 होता है। निकालना क्या है हमें, निकालना उपभोग है। ये क्या दिया, बचत प्रवृत्ति दी है, प्रोपेंसिटी सेविंग है, सॉरी क्या है, औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस कितना है, 0.2 है। राष्ट्रीय आय कितनी है, 4,000 करोड़ है। उपभोग क्या होगा, तो उपभोग का फॉर्मूला क्या है, एपीसी प्लस एपीएस इजकल टू 1। एवरेज प्रोपेंसिटी कंजप्शन, एवरेज प्रोपेंसिटी सेविंग इजकल टू 1 हो गया। तो अब यहां पर देखना, हमारे क्या दिया हुआ, एपीएस दिया हुआ है, एपीसी प्लस एपीएस दिया है 0.21, प्लस का उधर चला जाएगा माइनस, 1 माइनस 0.2, तो एपीसी आपका कितना आ गया, 0.2।
0.8 आ गया, एपी से कितना आ गया 0.8 आ गया। इसका मतलब ये कि 1 रुपए में आप क्या कर रहे हो 0.8 खत्म कर रहे हो, उपभोग कर रहे हो। तो इनकम कितना दिया हुआ है, कंजप्शन का फॉर्मूला क्या है, इनकम को मल्टीप्लाई कर दो किससे, एपी सी से। इनकम कितना दिया है 4000 करोड़, कंजप्शन कितना आया 0.8, 8 4 जा 32, कितने जीरो है 1 2 3, कितने के बाद पॉइंट, एक के बाद हट गया, तो कंजप्शन कितना आ गया, ऑप्शन है ये वाला, ये रहा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें एक और, ओके तो ये अथवा का यानी 9वें का अथवा क्वेश्चन है। अथवा मतलब एक और ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान सीमांत बचत प्रवृत्ति से अधिक हो तो गुणांक का मान क्या होगा। हम दोनों वैल्यू रख के देख लेते हैं क्या, एम पी सी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजप्शन, क्लियर, और क्या कह रहा है सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपी एस इजकल टू 1 होता है, सभी को पता है। अब समझते हैं कि ये दोनों अगर बराबर होंगे तो बेसिकली चीजें बराबर होंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1 और एमपीसी इजकल टू 1/2 यानी कि 0.5। अगर बराबर हैं दोनों तो कितना आएगा 0.5, ये कंडीशन है, ठीक है, कि यानी कि बराबर कब होगा जब 50% उपभोग कर रहे हैं 50% बचा रहे हैं। पर यहाँ कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान सीमांत बचत प्रवृत्ति से अधिक हो यानी ये ज्यादा हो। अब एमपीसी क्या करते हैं ज्यादा करके देखते हैं, ज्यादा मतलब सुना है 0.5 से कितना भी रख सकते हो, ज्यादा रखना हल्का सा, तो कितना ले लेते हैं 0.6 ले लेते, एक एग्जाम्पल है ये जिससे पता चल जाएगा, ठीक है। और तो भाई बेसिकली है तो एमपीएस कितना हो जाएगा, एक में से घटा लो 6 तो कितना बचेगा 0.4। देखो अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान सीमांत बचत प्रवृत्ति से अधिक हो तो गुणक का मान बताइए। अब समझना एमपीसी ज्यादा रख दिया, एमपीएस सीमांत बचत प्रवृत्ति कम रख ली, अब गुणांक निकाल के देखते हैं, k इजकल टू 1 माइनस एमपीसी, फॉर्मूला होता है एमपीसी कितना है 0.6, माइनस करेंगे 1 में से तो कितना आएगा 0.4, पॉइंट हटाएंगे तो 4 का डिवाइड कर लो, 4 दूनी 8, 4 पंजे, अब डिवाइड तो आता ही होगा 2.5, तो क्या है 2 से अधिक 2 से कम 2 के बराबर 5 के बराबर, तो 2 से अधिक आया। अब क्या सोचा अरे नहीं दूसरा क्यों नहीं निकाल के देखा, चलो दूसरा निकाल के देख लेते हैं एक और। अब 0. एमपीसी ज्यादा रखना है ना 0.7 रख के देख लेते हैं, 0.8 रख के देख लो, 0.9 रख के देख लो, एक तो पता ही है होता ही है, क्लियर है। तो भाई देखते हैं इसको रख लेते हैं इसको रख लेते हैं, एक रख लेते हैं कोई सा भी 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी कितना आया 0.8, पॉइंट हटाया 0, अरे अभी माइनस कर लेते पहले, ध्यान नहीं दिया, माइनस करते हैं, हटाएंगे तो कितना आएगा 0.2, पॉइंट हटाएंगे 0, 2 पंजे 10, कितना आ गया 5 आ गया। मैं सोचने तो 5 के बराबर आ गया, अरे भाई यहाँ तो 5 नहीं आया, यहाँ तो 2 से ज्यादा है, एक और निकाल लेते हैं अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो 0.9 ले लेते हैं इस बार, कितना 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी कितना आया 0.9, माइनस करेंगे तो 0.1, पॉइंट हटाया 0, यहाँ कितना आ गया 10 आ गया, तो के आपका कितना आ गया 10, तो कितना पॉइंट आ रहा है इसमें 2.5 आया, इसमें 5 आया, इसमें 10 आया, तो इसका मतलब ये कि 2 से सारे अधिक आएंगे, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, इसे कम रख नहीं सकते, क्यों नहीं रख सकते, कम 5 रखोगे तो बेसिकली फिर तो दोनों बराबर हो जाएंगे, बोल ही रहा है ज्यादा रखना है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से स्टॉक चर कौन सा है, तो बचत, बचत क्या है एक फ्लो है, इसका मतलब है बचत कम या बढ़ होती रहेगी, इस बार 10,000 है तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है 5,000 ही बचे, ठीक है, तो बचत घटती बढ़ती रहती है, इसीलिए क्या फ्लो है, ध्यान रखना। अगर एग्जांपल नेक्स्ट टाइम फ्लो का क्वेश्चन आ जाए तो उत्पादन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या बढ़ता घटता रहता है, ऐसा नहीं है 10,000 है तो हर साल 10,000 ही रहेगा, हर महीने 10,000 ही रहेगा, वो कभी बढ़ेगा तो कभी घटेगा, तो ये भी क्या है एक फ्लो है। डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, मूल्यह्रास किसी भी चीज की कीमत आए दिन घटती रहती है, ठीक है, आप अपना फोन ही ले लो, आज 10,000 का फोन है तो कल देखना और कम की कीमत हो जाएगी और कम हो जाएगी और कम हो जाएगी, सेम नहीं रहेगी, इसलिए ये भी क्या है एक फ्लो है। पूंजी कैपिटल 10,000 बचा के आपने रखे हुए हैं और अकाउंट में 10,000 रख दिए, ऐसा नहीं है कि वो कम हो जाएंगे पैसे, 10,000 के 10,000 ही रहेंगे। अब इंटरेस्ट की बात नहीं करना, ठीक है, कि इंटरेस्ट बढ़ेगा तो पैसे बढ़ जाएंगे, हम पूंजी की बात करें, इसका मतलब वो क्या रहेगा स्टॉक रहेगा, तो ये आपका क्या है इसमें स्टॉक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार को जनधन योजना में सभी घरों का कम से कम एक बैंक खाता खुला। इस योजना के अंतर्गत बैंक में जमा राशि देश की राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव डालेगी? तो देश की राष्ट्रीय आय, ये क्या है? बैंक। अब समझना, बैंकों में जो पैसा जमा है, बैंकें उस पैसे को क्या अपने पास नहीं रखेंगी, बैंकें क्या करेंगी, उसे इंटरेस्ट पर बिजनेसमैनों को दे देंगी, जिससे क्या होगा, वो इकोनॉमी में घूमेगा, दूसरे लोगों की आय बनेगी, दूसरे लोग उससे उत्पादन करेंगे। इसका मतलब ये है कि बैंकों के पास जो जमा है वो राष्ट्रीय आय को क्या है, उत्पादन यानी बढ़ाने में मददगार साबित होगा, यानी राष्ट्रीय आय क्या होगी, उससे आगे बढ़ेगी। क्यों होगा? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है क्योंकि वो क्या है, इंटरेस्ट पे वो बिजनेसमैनों को दे देंगे, या जो भी लोग क्या बोलते हैं, पैसे ऋण पर लेने आएंगे उनको उपलब्ध कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कारण बताइए कि दिए गए कथन सत्य है या असत्य। तो ये देखते हैं, इनकम, कंजप्शन, सेविंग, एपीसी, एपीएस। ओके, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। इनकम मान के चल लो आपकी 100 करोड़ है और आपने कंजप्शन कर लिया 200 करोड़, यानी 200 करोड़ खा लिए, ठीक है, तो बचत आपकी होगी 100 करोड़। क्यों बचत माइनस में गई? क्योंकि 200 करोड़ खत्म किया आपने, जबकि कमाया 100 ही करोड़, तो आपकी बचत किस में चली गई? माइनस में, क्योंकि वो आपको पैसा देना पड़ेगा जो आपने ज्यादा खाया है, ठीक है। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या है? एपीसी इक्वल टू सी अपॉन में वाई। अब सी कितना है? सी दिया है 200 करोड़, इनकम कितनी दी है? 100 करोड़, कैंसिल, कितना आ गया? 2। एपीसी आपका कितना हो गया? 2। तो क्या लिखेंगे? औसत उपभोग प्रवृत्ति का मान 1 से अधिक हो सकता है। कारण क्या लिखेंगे? ये सत्य है। ये क्या है? औसत उपभोग प्रवृत्ति का मान क्या है? 1 से अधिक हो सकता है। क्यों हो सकता है? किस स्थिति में? लिखेंगे जब इनकम से ज्यादा उपभोग किया जाता है, जब आय से ज्यादा उपभोग किया जाता है तो औसत उपभोग प्रवृत्ति जो है 1 से अधिक हो सकती है। क्या औसत बचत प्रवृत्ति कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती? तो इसका भी निकाल लेते हैं, देखते हैं। एपीएस इक्वल टू एस अपॉन में वाई। एस आपका कितना दिया है? 100, और इनकम कितनी दी है? 100, कैंसिल कर लेंगे, माइनस का 1 आ गया। तो क्या हो गया इसके अंदर? इसमें लिखेंगे औसत बचत प्रवृत्ति कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो ये क्या? असत्य हो सकती है। किस स्थिति के अंदर? जब इनकम से अधिक उपभोग होगा तो बचत ऋणात्मक हो जाती है, उस स्थिति के अंदर एपीएस ऋणात्मक हो सकता है। तो 12 क्वेश्चन का अथवा एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई आय का 50%, यानी जितनी इनकम में क्या होगी, चेंजेस आएगी, उसका 50% क्या कर लिया जाएगा? उपभोग कर लिया जाएगा, या उपभोग पर खर्च किया जाएगा। अगर निवेश 500 करोड़ है तो राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होगी? आप सभी को अच्छे से पता है कि जब वृद्धि होती है तो डेल्टा लगा लेते हैं, इसका मतलब उसमें चेंजेस कितना आया है। तो देखना, बढ़ी हुई आय, जितनी भी आय बढ़ेगी, यानी कि डेल्टा जो वाई आएगा उसका कितना खत्म करेंगे हम? 50%। तो बेसिक बात क्या हो गई कि जो उपभोग कर रहे हैं उससे हमें क्या निकल आएगा? एमपीसी। एमपीसी कितना है? एमपीएस और एमपीसी इक्वल टू 1 होता है। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। तो कितना उपभोग हो रहा है? सिर्फ 50%। और 50% का मतलब क्या है? आधा। आधे को हम अगर परसेंटेज में लिखेंगे, यानी कि अगर 1 के अंदर इसे डिवाइड कर लेंगे तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा? 0.5। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 50% इसका मतलब उपभोग कर रहा है, 50% बचा रहा है, तो 0.5 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 70% उपभोग कर रहा होता तो 0.7 आ जाता है एमपीसी, तो एमपीसी हमारा आ गया। नेक्स्ट नंबर पे निवेश में वृद्धि हो रही है। निवेश मतलब भाई वृद्धि को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा। डेल्टा आई कितना है? 500 करोड़। क्लियर? राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होगी, यानी डेल्टा वाई निकालने को कह रहा है। अब डेल्टा वाई निकालेंगे तो बेसिकली चीज हमारे पास डेल्टा आई है, एमपीसी है, तो हम क्या करेंगे? पहले निवेश गुणांक निकाल लेंगे। निवेश गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। डेल्टा वाई दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, बेसिकली चीज है। और हमारे पास एक और निवेश गुणांक निकालने का फॉर्मूला है, और वो क्या? 1 माइनस एमपीसी। अब देखते हैं, 1 माइनस एमपीसी कितना दिया है? 0.5। 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5। पॉइंट से कैंसिल करेंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि हमारा जो के आ गया वो कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखो के हमारे पास है, डेल्टा आई हमारे पास है, डेल्टा वाई निकाल लेंगे। के इक्वल टू कितना दिया है? वो 2।
डेल्टा वाई नहीं दिया, डेल्टा आई कितना दिया हुआ है 500 करोड़। डिवाइड से इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, डेल्टा वाई इजकल टू 5 टू जा 10, 2 जीरो है तो 2 जीरो आ गए, कितना आ गया 1000 करोड़। क्लियर, आ गया आंसर। कैसे पता लगेंगे, तो के फॉर्मूले क्या है, डेल्टा वाई अपन में डेल्टा आई, यहां से हमें ये पता चल गया कि डेल्टा वाई हम ऐसे निकाल सकते हैं, पर हमने देखा कि हमारे पास तो के ही नहीं है, तो हमने क्या किया फिर के निकाल लिया। के का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस एमपीसी, यहाँ हमारे पास एमपीसी था तो उसको रखा हमने, निकाल लिया आसानी से। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक भारत का क्या है आरबीआई, अमेरिका का क्या है फेडरल बैंक ऑफ, फेडरल बैंक ऑफ यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट, सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। बैंकर का मतलब जैसे हम लोगों का क्या है बैंक अकाउंट है खाते के अंदर, किसी ना किसी मतलब बैंक में हमारे खाते जरूर होगा, अकाउंट जरूर होगा, तो इसी तरीके से सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है कौन आरबीआई। जैसे हम लोगों के बैंकर के रूप में कौन काम करता है, जो कॉमर्शियल बैंक हैं जैसे एसबीआई होगी, आईसीआईसी होगी, बैंक ऑफ बड़ौदा होगी, वैसे गवर्नमेंट के लिए काम कौन करता है आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके सॉरी, ठीक है। तो पहला क्या करेगा, बैंक सरकारी धन रखता है, यानी कि गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स के रूप में पैसा आएगा उस सरकारी धन को वो क्या रखेगा फर्स्ट नंबर पे, सभी व्यय के लिए रुपए देता है। देखा ना फाइनेंस मिनिस्ट्री जो क्या नाम है एक बजट पास करती है तो आरबीआई उसको क्या करेगा उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट, सरकार को अल्पकालीन ऋण देती है। अब जैसे मान के चलो अब गवर्नमेंट के पास क्या इतना पैसा नहीं है कि वो क्या कर सके अपने खर्चे पूरे कर सके, तो वो क्या करेगी ऋण ले लेगी, वो ऋण भी कौन उपलब्ध कराएगा सरकार को आरबीआई, ठीक है। उसके मीडियम कुछ भी हो सकते हैं, या तो हो सकता है आरबीआई अपनी तरफ से दे, अगर अपनी तरफ से देगी तो वो रुपए छाप देगी उतने ही, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो उसी को क्या अल्पकालीन शॉर्ट टाइम के लिए वो क्या करती है पैसे उपलब्ध कराती है। सरकार को विदेशी ऋण भी उपलब्ध कराती है, अन्य भुगतानों के लिए क्या विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराती है। मतलब समझ में, जैसे कि मान के चलो मैंने अभी बताया कि आरबीआई खुद दे रही है तो ठीक है, वरना अगर विदेशों से भी वो क्या कर सकती है पैसे दिलवाएगी, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट को उस पैसे को पे करना है तो विदेशी मुद्रा कौन देगी आरबीआई, पता ही है आरबीआई क्या है विदेशी मुद्रा का संरक्षक है। विदेशी मुद्रा क्या है डॉलर, क्या डॉलर रखती है कौन आरबीआई। अभी आरबीआई के पास कितना डॉलर है तो 593 बिलियन डॉलर। ये हमारा जो रिजर्व है वो रिजर्व कितने कितना पांचवा सबसे बड़ा क्या रिजर्व रखने वाला देश है कौन इंडिया, क्लियर है। सबसे ज्यादा रिजर्व रखने वाला चीन है, ठीक है, वो 3300 बिलियन डॉलर का रिजर्व रखता है, क्लियर हो गया। नंबर 14, क्या सकल घरेलू उत्पादन आर्थिक कल्याण को मापने का सही सूचक है। इसका मतलब एक देश की अगर जीडीपी में वृद्धि हो रही है तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर आर्थिक कल्याण भी ज्यादा हो रहा हो। तो कह रहा है कि अपने पक्ष में दो कारण बताइए, तो हम दोनों ही रखेंगे, हाँ भी जवाब देंगे और ना भी जवाब देंगे। कि अगर जीडीपी में वृद्धि हो रही है तो हो सकता है कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि ना हो रही हो, तो हमारा नहीं आंसर ये रहा। और अगर हाँ ऐसा हो सकता है कि जीडीपी में वृद्धि हो रही है तो आर्थिक कल्याण में भी क्या हो रही हो वृद्धि हो रही है, यानी लोगों का कल्याण अधिक हो रहा हो, ठीक है। तो पहले हाँ देखना, यदि एक देश की जीडीपी की वृद्धि हो रही है तो सरकार को कर स्वरूप धन इकट्ठा होगा, क्योंकि सोचो जितने ज्यादा जीडीपी होगी टैक्स भी उतना ही ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अमीर व्यक्ति सही पर टैक्स तो देंगे, टैक्स तो हर कोई देता है, देश चलाने के लिए टैक्स बहुत जरूरी है। और उस पैसे को सरकार क्या कर सकती है गरीबों के कल्याण पर खर्चा कर सकती है, तो आर्थिक कल्याण में कहीं ना कहीं क्या होगी मदद होगी, ठीक है, गरीबी से उभरने में मदद होगी, पहला कारण। दूसरा, जीडीपी वृद्धि होने पर लोगों द्वारा अधिक धन खर्च किया जाता है। बेसिक बात है, अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप खर्चा भी क्या करेंगे ज्यादा करेंगे। और एक अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति द्वारा किया गया खर्च अन्य व्यक्तियों की क्या होती है आय होती है। जैसे मैं ही हूं 500 रुपए खत्म करता हूं, जहां पर खत्म करूंगा उन लोगों की इनकम बनेगी, और वो लोग अगर पैसा खत्म करेंगे तो और लोगों की इनकम बनेगी। बेसिक चीज है नहीं, जब लोग पैसा खर्च ही नहीं करेंगे तब इनकम नहीं बनेगी। इसलिए अगर अर्थव्यवस्था में पैसा आ रहा है, ठीक है, तो बेसिक बात क्या है कि लोगों के द्वारा खर्चा भी ज्यादा किया जाएगा, और खर्चा किया जाएगा तो लोगों को जॉब ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि बेसिकली जहां पर खर्चा करेंगे वहां पर रोजगार निकल कर आएंगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे आर्थिक कल्याण में मदद करेंगे, लोगों को गरीबी से उभरने में मदद करेंगे। एग्जाम्पल इंडिया ले लो, इंडिया 1991 के बाद 1991 के बाद इंडिया में जीडीपी में ग्रोथ आई,
और उस ग्रोथ का फायदा क्या हुआ, गरीब तबके को भी मिला। आज गरीब भी व्यक्ति देखो तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है ऊपर बढ़ने की, ठीक है, उसे रोजगार मिला बेटर। क्लियर है? तो ये जो चीजें हैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? गवर्नमेंट ने एमएसएमई पर ध्यान देना शुरू किया जब उसके पास पैसा आया तो, कि यार हम क्या करेंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री को मदद देना शुरू करेंगे। पहले गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था कि बड़े पैमाने पर इन्हें मदद दे पाती। क्लियर हो गया? अगर मान के चल लेते हम ना, नहीं, हम ये कहना चाहते हैं जीडीपी में वृद्धि आर्थिक कल्याण को नहीं दर्शाती है। तो ऐसा हो सकता है कि एक देश की जीडीपी में क्या हो रही हो, वृद्धि हो रही हो, ठीक है, और उसका कारण ये हो सकता है कि अर्थव्यवस्था ने न्यू टेक्नोलॉजी क्या कर लियो, एडॉप्ट कर लियो, नई तकनीक, जिससे क्या होती है, लेबर कम से कम लगती है, तकनीक ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके देती है। तो जीडीपी में क्या आता है, बूस्ट आता है, जीडीपी बढ़ती है, पर लोगों को रोजगार फिर भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या है, इस बात का प्रतीक नहीं है कि जीडीपी में वृद्धि क्या करेगी, आर्थिक कल्याण को दर्शाएगी। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है, दूसरा, जीडीपी में वृद्धि के बावजूद गरीबी बढ़ रही हो, क्योंकि जीडीपी वृद्धि आर्थिक प्रगति का प्रतीक है, जिससे ये पता चल रहा है कि आर्थिक प्रगति तो हो रही है पर आर्थिक कल्याण हो रहा है, इस बात का क्या है, द्योतक नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे एग्जांपल कतर ले लो, कतर की सबसे महंगी मुद्रा है, पता ही होगा, ठीक है, करीबन करीबन इस समय 219 रुपए कुछ चल रही होगी, यानी हमारे यहाँ के, उनके यहाँ के 10 रुपए हमारे यहाँ पर 2000 रुपए के बराबर हो जाएंगे। उसके बावजूद वहां गरीब बहुत ज्यादा गरीब है और अमीर बहुत ज्यादा अमीर है। क्लियर हो गया? तो इसका प्रतीक, एक एग्जांपल इसका हो गया, एक एग्जांपल इसका हो गया। तो आप कोई सा भी एक लिख सकते हो। अगर आपको लग रहा हो नहीं, मैं नहीं में जवाब देना चाहूंगा, क्यों? क्योंकि इसने बोल रहा है क्या क्या बोल दे, इसका मतलब क्वेश्चन ये खुद पूछ रहा है, सकल घरेलू उत्पादन आर्थिक कल्याण को मापने का सही सूचक है। अगर तुम्हें लग रहा है हाँ है तो इन रीजन को लिख दो, लग रहा है नहीं है तो इन रीजन को लिख दो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अगर एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक है तो संतुलन की स्थिति कैसे स्थापित होगी? अच्छा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग मींस एडी एंड समग्र पूर्ति एएस, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, है ना, कहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, संतुलित कहां होगा? तो फर्स्ट नंबर पे हमें पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कहां पर स्टैब्लिश होगा। तो आय का संतुलन स्तर, केंज के अनुसार आय का संतुलन स्तर का निर्धारण वहां होता है जहां समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है, यानी एडी इजकल टू एएस, एडी इजकल टू एएस। अगर एडी इजकल टू एएस है तो समझ लो क्या है, आय का संतुलन स्तर स्थापित होगा। परंतु यहाँ पहले बोल दिया कि समग्र मांग क्या है, समग्र पूर्ति से अधिक है, यानी मांग ज्यादा है और पूर्ति कम है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर हम क्या एक टेबल के थ्रू अच्छे से समझ लेंगे। इनकम हमारी 0 है, कंजप्शन फिर भी हमारा कितना है, 50, क्योंकि आदमी क्या है, भले कमाए ना पर कुछ ना कुछ खाएगा तो जरूर। तो हमारी सेविंग क्या हो जाएगी? देखो इनकम कुछ नहीं है, खा रहे हो उसके बाद, तो पैसा कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा। इसका मतलब आपको कभी ना कभी वो वापस करना पड़ेगा, तो सेविंग किस में हो गई, माइनस में। इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा आपका, इक्वल रहेगा, क्योंकि बेसिकली अगर आपके पास मान के चलो खा रहे हो आप, तो सेविंग माइनस में हो गई, पर काम ना कुछ तो बिजनेस तो शुरू कर ही जाएंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस शुरू ही नहीं करेंगे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट है कि इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो एडी कितना हो गया, एडी का फॉर्मूला क्या है पता है? तो एडी इजकल टू सी प्लस आई, क्या होता है, सी प्लस आई। एएस का फॉर्मूला क्या है, एएस इजकल टू सी प्लस एस। क्लियर हो गया? तो एडी निकाल लेंगे, सी प्लस आई कितना हो जाएगा, 50 और 100, 150 करोड़। नेक्स्ट नंबर पे कंजप्शन कितना है, 100, इन्वेस्टमेंट कितना है, 100, दोनों को जोड़ दिया 200, सी और आई को जोड़ते जाओ। क्लियर हो गया? अब सेविंग एएस कैसे बनेगा, सी प्लस एस, प्लस का 50 माइनस का 50, प्लस माइनस माइनस, जीरो आ गया, प्लस का 100 और माइनस का, सॉरी ये जीरो है तो कितना हो जाएगा 100, यहाँ 150 है और यहाँ 50 है, कितना हो जाएगा 200, 200 और 100 कितना हो जाएगा 300। क्लियर है? तो अब समझते हैं टेबल कैसे बनाएंगे। इनकम 0, कंजप्शन 50, सेविंग में चला गया। नेक्स्ट नंबर पे इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा 100, ठीक है, इनकम क्या कर दी, फिर बढ़ गई, क्योंकि बेसिकली 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ है तो अब लोगों को रोजगार मिलना शुरू होगा, और रोजगार मिलेंगे तो लोग क्या करेंगे, दोबारा उनकी आय आना शुरू हो जाएगी। अब आय लोगों की कितनी आई, 100 करोड़। 100 करोड़ आने पर क्या हुआ, लोगों का कंजप्शन, क्योंकि जब हमारी इनकम होने लगती है तो वो भोग भी क्या कर देते, बढ़ा देते, तो कंजप्शन कितना हो गया 100 करोड़। अब सेविंग कितनी है, 0, क्यों, 100 करोड़ कमाए, 100 करोड़ खत्म कर दिए, सेविंग कितनी हो गई 0। इन्वेस्टमेंट फिर भी कितना है 100 करोड़। अब बेसिकली ये समझना, फिर उसके बाद क्या होगा, इनकम और बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि एडी हमारा कितना है 150 करोड़। देखना खा कितना रहे हैं हम लोग 50 करोड़,
उपभोग कितना कर रहे हैं 100 करोड़, 150 करोड़, सप्लाई कितनी आ रही है 0, तो इनकम बढ़ेगी क्यों 150 करोड़ लोगों के द्वारा मांग की जा रही है, तो वो पैसा कहीं से भी लेकर आ रहे हो, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ उधार ले रहे हैं, वैसे ये लोग उधार ले रहे हो, तो उस दौरान 150 करोड़ आ गया। अब जैसे ही 100 करोड़ लोगों की इनकम बनी नेक्स्ट ईयर, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, उस पैसे को और उपभोग किया, क्योंकि हमारी इनकम जैसे ज्यादा बनेगी वैसे हम खर्चे ज्यादा करेंगे, तो 150 करोड़ ये हो गया, और 100 करोड़ निवेश, 200 रुपए की 200 करोड़ की मांग चल रही है अर्थव्यवस्था में, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जबकि पूर्ति कितने की हो रही है 100 करोड़ की हो रही है। तो जब लोग देखेंगे कि यार मैंने जो सामान बनाया वो बड़ी जल्दी खत्म हो गया, तो नेक्स्ट ईयर और ज्यादा उत्पादन करेंगे, तो अब कितना हो गया 200 करोड़ हो गया, कितना 200 करोड़। अब कंजप्शन कितना कर रहे हैं, पहले से और बढ़ा देंगे क्योंकि इनकम बढ़ चुकी है 150 करोड़। अब सेविंग कितनी करने लगे 50 करोड़, क्योंकि लोगों के द्वारा जब आय कमाई जाती है तो कुछ ना कुछ बचाया जरूर जाता है, जिससे वो फ्यूचर में अपने क्या है भविष्य के लिए रख सके। अब इस समय समझते हैं इन्वेस्टमेंट अभी भी हमारा कितना है 100 करोड़, तो सी प्लस आई कितना हो गया 150 करोड़, मांग कितने की हो रही है सॉरी 250 करोड़ की, और सप्लाई कितने की हो रही है 200 करोड़ की, यानी लोग अभी भी मांग ज्यादा कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में पूर्ति क्या है कम है और मांग ज्यादा है, जिसकी वजह से उत्पादन और बढ़ेगा। 300 करोड़ हुआ, 200 करोड़ लोगों ने खाए, 100 करोड़ बचाए, 300 हो गया, ठीक है, और 300 ही करोड़ की क्या हुई पूर्ति हो गई, यानी जितना माल लोगों ने बताया उतना माल बिक गया, तो लोगों को लगेगा अभी अर्थव्यवस्था में और मांग है तो वो और उत्पादन बढ़ा देंगे, 400 करोड़ कर दिया, 250 करोड़ उपभोग, 150 करोड़ लोगों ने बचाया, 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसका इंपैक्ट क्या पड़ा, अब लोगों ने 350 करोड़ ही मांग की, जबकि पूर्ति कितने की गई थी 400 करोड़, मालिक के पास क्या बच गया, जो माल है वो बच गया। अब सोचो जब माल बच जाएगा तो क्या नेक्स्ट ईयर ज्यादा उत्पादन करेगा, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जब माल बच गया तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा इस माल को पहले क्या बेचूं, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर उत्पादन करूं, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जहां पर सामूहिक मांग कम होती है और पूर्ति ज्यादा होती है, पर हमें तो ये वाली कंडीशन पढ़नी है तो सिर्फ हम इसे ध्यान देंगे। अब समझना एडी हमारा कहां से शुरू हो रहा है 150, इसका मतलब ये रहा, यहां से ये रहा, ठीक है, और एएस हमारा कहां से शुरू हो रहा है 0 से। अब देखो एएस क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है, तो एएस हमने ऊपर निकाल दिया, जबकि एडी क्या है 400 तक ही, इसलिए उसे हमने क्या रखा नीचे रखा। कहां पर एक दूसरे के बराबर होंगे, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हो, तो हमने डेफिनेशन लिखी थी, संतुलन स्तर का निर्धारण वहां होता है जहां सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति के बराबर होती है, कहां बराबर है यहाँ पर। इससे जो पहले वाली कंडीशन है यहाँ एडी ज्यादा है और एएस कम है, देखो एएस नीचे जा रहा है, ये नीचे है और एडी ऊपर है, तो यहां पर क्या है आपकी मांग अधिक है और पूर्ति कम है, पर यहां उल्टा हो जाएगा, यहां देखो मांग नीचे और पूर्ति ऊपर है, जब मांग नीचे है और पूर्ति ऊपर है तो इसका मतलब मांग क्या है कम है और पूर्ति ज्यादा है। ये वाला क्वेश्चन में नहीं है इसलिए इसको यहां नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये वाला है तो इसलिए यहां पर पढ़ रहे हैं हम इसको। क्या ऐसी स्थिति कब होगी, जब समग्र मांग क्या होगी अधिक होगी, जब मांग अधिक होगी तो उत्पादन में क्या होगी वृद्धि होगी, हमने बताया कैसे उत्पादन बढ़ रहा था, जब मांग ज्यादा हो रही थी तो उत्पादन बढ़ रहा था, जिससे लोगों की इनकम भी बढ़ रही थी, क्यों, क्योंकि उत्पादन अधिक होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो ऐसा तब तक चलेगा जब तक सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति के बराबर नहीं हो जाती। क्लियर हो गया, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा है, निवेश में वृद्धि के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में 600 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है। क्या निवेश में वृद्धि हो रही है, आंसर क्या लिखेंगे, जब निवेश में वृद्धि हो तो डेल्टा आई निवेश वृद्धि के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में 600 करोड़ की वृद्धि हो रही है, यानी कि डेल्टा वाई कितना है 600 करोड़ 600 करोड़। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी क्या दिया हुआ है एमपीसी 0.75, क्या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितना दिया 0.75, निवेश में वृद्धि यानी डेल्टा आई, जब वृद्धि वर्ड आ जाए तो डेल्टा वर्ड लगा लो, ठीक है, तो कितना आ गया क्वेश्चन मार्क। सॉल्व कर लेते हैं कैसे, अब देखेंगे हमारे पास है क्या क्या, निकालना डेल्टा आई है, वाई दिया हुआ है, एमपीसी दिया हुआ है, तो निवेश गुणांक निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें डेल्टा आई का फॉर्मूला क्या है हमारे पास के इजकल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये फॉर्मूला है हमारा, पर हमारे पास डेल्टा वाई तो दिया है पर डेल्टा आई नहीं दिया, ना के दिया हुआ है, तो दो चीजें नहीं दी हुई तो कैसे निकाल लेंगे, तो पहले देखते हैं के निकल सकती है, हाँ क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है एमपीसी, तो के का फॉर्मूला एक और है ना 1 माइनस 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, क्लियर, तो अब देखते हैं 1 माइनस एमपीसी कितना है 0.75, यहां देखते माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25, पॉइंट हटाया 2 जीरो, क्लियर। अब 25 का डिवाइड कर देंगे 100 से तो कितना आएगा 25 चौक
100 है ना, मतलब 15 4 जा 100, तो के हमारा कितना आ गया 4 आ गया। अब यहां रख देंगे के इजकल टू कितना है 4, डेल्टा वाई कितना दिया हुआ है 600, डेल्टा आई नहीं दिया हुआ है, तो देखो डिवाइड का इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, डेल्टा आई मल्टीप्लाई 4 इजकल टू 600, क्लियर हो गया। अब 4 मल्टीप्लाई का नीचे भेज सकते हैं, ठीक है, तो डेल्टा आई इजकल टू 600 अपॉन, देखो 4 मल्टीप्लाई से नीचे आ गया डिवाइड, कैंसिल कर देंगे, डिवाइड तो आता ही होगा, देखो 4 बन जा 4, बचा कितना 2, 20 हो गया, 4 5 जा 0, डेल्टा आई कितना आ गया 150 करोड़, क्लियर हो गया, कितना आ गया 150। तो ये वाला समझ में आ गया, इजी है, समझना है बस, ठीक है। इसमें दो चीजें नहीं दी थी, एक तो के नहीं दिया था और डेल्टा आई नहीं दिया था, तो के तो हमारे पास होना चाहिए, तो यहाँ से डेल्टा आई निकल आता, तो के हमने यहाँ से निकाल लिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास एमपीसी था, और ये पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है, क्लियर है, और इजी बहुत है, टाइम बचाएगा ये, इसलिए न्यूमेरिकल्स पे बहुत फोकस देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है और 6 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न आंकड़ों के आधार पर सकल घरेलू पूंजी निर्माण, क्या, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और मजदूरी व वेतन ज्ञात कीजिए। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो बेसिकली ये 3 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सकल घरेलू का मतलब क्या होता है, क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब समझते हैं कैसे, तो बेसिकली चीजें ये किस फॉर्मूले में आता है, तो 3 विधि है राष्ट्रीय आय की, पहला आय विधि, दूसरा व्यय विधि, तीसरा उत्पादन विधि, तो तीनों के फॉर्मूले में पता होना चाहिए, तो मुझे पता चल गया कि ये व्यय विधि से। आपको कैसे पता चलेगा, तीनों विधि के फॉर्मूले क्या है इसमें मैंने बताई भी है, एक विधि ये रही, क्लियर है, याद कर लोगे तो पता चल जाएगा इस वाली विधि में आएगा, तो क्या निजी अंतिम उपभोग में पहला, दूसरा सरकारी अंतिम उपभोग में प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण, तीसरा शुद्ध निर्यात। देखो ये रहा फॉर्मूला, याद होगा तो तुरंत पता चल जाएगा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो मैंने जान लिया कि ये सकल घरेलू पूंजी निर्माण किसमें निकलेगा, व्यय विधि से निकलेगा। तो ठीक है, अब क्या करते हैं, व्यय विधि का फॉर्मूला रख देते हैं, देखते हैं निजी अंतिम उपभोग में। अब समझना सकल घरेलू पूंजी निर्माण, पर सकल घरेलू पूंजी निर्माण व्यय विधि से निकलता है, और व्यय विधि में क्या निकलती है, जीडीपी एमपी। क्या हम यहां से जीडीपी एमपी निकालेंगे कैसे, क्यों, क्योंकि ये तो निकालना ही है हमें, तो देखते हैं क्या कुछ ऐसा दिया हुआ है जिससे निकाल सके। हाँ देखो राष्ट्रीय आय दी हुई है, राष्ट्रीय आय क्या है समझते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर जीडीपी हम निकालते तो भाई तीनों चारों दिए होने चाहिए थे, पर चारों तो दिए ही नहीं है, तो हमें निकालना ही है, तो फिर इसमें कंपोनेंट देखते हैं क्या क्या है, तो राष्ट्रीय आय दी हुई है तो राष्ट्रीय आय लिख लेंगे। राष्ट्रीय आय मतलब क्या होता है, एनएनपी एफसी, एक देश की राष्ट्रीय आय अगर बोल दे तो समझ लो एनएनपी एफसी दिया हुआ है, लिख लेते हैं भाई, एनएनपी एफसी दिया हुआ है, निकालना क्या है जीडीपी एमपी, जो चीज निकालनी होगी वो बाहर रखेंगे, क्या रखेंगे जीडीपी एमपी। अब क्या करते हैं देखते हैं, ग्रॉस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, क्लियर। डोमेस्टिक बनाना है तो नेशनल इनकम में क्या माइनस कर देंगे, एनएफआईए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए। नेक्स्ट प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कैंसिल, मार्केट प्राइस बनाना है तो क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी जोड़ देंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब देखते हैं भाई एन एनपीएफसी राष्ट्रीय कितना दिया हुआ है 30,000 करोड़, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घिसावट, मूल्यह्रास, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ठीक है। देखते हैं इसमें कुछ दिया हुआ है क्या, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सॉरी सकल घरेलू स्थायी पूंजी का उपभोग बोल रहा हूँ, स्थायी पूंजी का उपभोग कितना दिया है, ठीक है, क्या मूल्यह्रास भी बोलते हैं, घिसावट भी बोलते हैं, या स्थायी पूंजी का उपभोग भी बोलते हैं, ठीक है, अचल पूंजी की खपत भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसके बहुत नाम है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे नफीफा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ये ना विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय कितना है 600। एनआईटी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, निवल अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध को निवल भी बोलते हैं, कितना है 300, क्लियर हो गया। यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं इसलिए सारे नाम एक साथ नहीं बता पा रहे, क्यों नहीं बता पा रहे, क्योंकि हम नाम बताएंगे या समझाएंगे, क्लियर है, बट एक एक कर स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखोगे तो उसमें सारी चीजें बताई गई है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 300 300 600, और ये वाला माइनस का 600, तीनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, 300 300 600, और 600 प्लस माइनस माइनस, अलग लिखना चाहो तो अलग लिख लो, ये 600 प्लस के और ये माइनस के 600, तो भी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ गया जीडीपी एमपी
आ गया, ये जीडीपी एमपी आ गया। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे, इसको रफ कर रहे, क्लियर है। तो अब समझते हैं, जीडीपी हमारे पास आ गई है, कितनी आ गई है जीडीपी, जीडीपी एमपी आ गई है, क्लियर। अब फॉर्मूले में रखेंगे, निजी अंतिम भोग में ये रहा नीचे, कितना है, पहला। सरकारी अंतिम उपभोग में ये रहा, प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण नहीं दिया हुआ है, ये सेम लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर शुद्ध निर्यात, निवल निर्यात कहाँ है, ये रहा 300। अब क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, जीडीपी एमपी कितना दिया, 3, यानी 30,000। ये दोनों को क्या कर लेंगे, अब जोड़ लेते हैं तीनों को, 24, क्लियर हो गया, 10,000, 14, 24, 24 में 300 जोड़ लिए, 2403, ठीक है। ये रहा सकल घरेलू पूंजी निर्माण, यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस घटा देते, माइनस करेंगे, 0 0। अब यहाँ देखो, इधर एक कैरी लिया तो कितना हो गया, 10, 10 में से 7, 9, 9 में से 4 गया, तो बेसिक चीज क्या है, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, चल क्लियर है। यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, 0 0, 10, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ कितना बचा, 10, 10 में से 3 गया 7, 10, 10 में से 6 गया, इधर हासिल दिया, अरे यार मूड हो जाता है, ठीक है, ओके फाइन। यहाँ कितना आ गया, 5, ठीक है, 0, हाँ सही है, क्लियर हो गया, ओके। आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका, दूसरा, दूसरा कौन सा है, वह विधि के बाद कौन सी विधि आएगी, आय आएगी उत्पादन आएगी, कैसे पता चलेगा कि आय आएगी या उत्पादन आएगी, उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम देखते हैं इसमें क्या है, इसमें मजदूरी व वेतन है, तो ये आय विधि का कंपोनेंट्स है। तो आय विधि, आय विधि में क्या निकालते हैं, एनडीपी एफसी निकालते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, कितने, दो, एक तो मजदूरी व वेतन, और दूसरा जो होता है वो क्या है, मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में योगदान, मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में योगदान बोलो या अंशदान बोलो, बात बराबर, दोनों नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद मिश्रित इनकम होती है, यानी कि मिक्स इनकम, और थर्ड जो होता है वो होता है परिचालन अधिशेष। अब इसमें भी सेम ही चीज है, क्या चीज, कि राष्ट्रीय आय दिया हुआ है और निकालते हैं क्या है इसमें, एनडीपी एफसी। राष्ट्रीय आय को मैं बता चुका हूं क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय को बोलते हैं एनएनपी एफसी। निकालना है क्या है, एनडीपी, जो निकालना होता है वो अंदर रखते हैं, एनडीपी एफसी, नेट से नेट कैंसिल, डोमेस्टिक निकालना है, दिया क्या है नेशनल, तो माइनस में क्या कर देंगे, नफिया, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कैंसिल, फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट कैंसिल। अब देखते हैं भाई एनएनपी एफसी कितना दिया हुआ है, एनएनपी एफसी दिया हुआ है आपका 30,000, माइनस नफीफा कितना दिया, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए 600, माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 0 0, 10, 10 में से 6 गया 4, बचा कितना 9, और यहाँ कितना बचा 2, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, क्लियर हो गया, ओके फाइन। तो ये हमारा क्या आ गया, एनडीपी एफसी आ गया, कितना आ गया। अब क्या करना है, अब भाई हमें इस फॉर्मूले में रख देना है, तो ये तो दिया ही नहीं है, कर्म मजदूरी व वेतन निकालने को कह रहा है, तो मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में अंशदान दिया, ये देखेंगे
ये नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम 0 रख देंगे। क्लियर हो गया। मिश्रित इनकम दी हुई है तो हाँ मिक्स इनकम दी हुई है, तो ये कितना है, ये दिया हुआ है आपका एनडीपी एफसी कितना 29,400। मिश्रित आय कितनी दी हुई है, परिचालन अधिशेष दिया हुआ है, ये रहा 10 प्लस, अब ये तो निकालना है तो यहां पर भी लिख लेंगे मजदूरी व वेतन। अब ये कितना दिया हुआ है 29,400। नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो। ये कितना है 29,400 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस, तो ये निकल आ गया मजदूरी व वेतन, माइनस कर लेंगे कितना 29,400 माइनस 13, माइनस करते हैं तो 0 का 0, 0 का 0, यहाँ कितना हो गया 4 का 4, 9 में से 3 जाएगा तो 6, और बेसिकली चीज क्या बचा आपका 16,400। क्लियर हो गया, मजदूरी व वेतन आ गया। ये 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ये भी बहुत इजी था। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के जीडीपी में जून यानी अप्रैल और जून की तिमाही में यानी 3 महीने में 23.9% की कमी आई। ऐसा कोविड में लॉकडाउन की वजह से हुआ। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए 2 राजकोषीय नीति जो भारत सरकार द्वारा अपनाई जा सकती है। तो भारत सरकार द्वारा पहले क्या किया जा सकता है, सरकारी व्यय में वृद्धि की जा सकती है। इसका मतलब क्या है, रेसेशन है। रेसेशन का मतलब मंदी है। मंदी का मतलब लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, पैसा नहीं है कि वो खत्म करें। तो सरकार क्या कर सकती है, अपनी तरफ से पैसा व्यय कर सकती है, खर्चा करे अर्थव्यवस्था में, लोगों की इनकम बनेगी और इस इनकम से लोग दोबारा खरीदना शुरू करेंगे, और जब लोग खरीदेंगे तो रोजगार मिलेगा दूसरे लोगों को। इस तरीके से क्या हो सकती है, अर्थव्यवस्था दोबारा से वृद्धि करना शुरू कर सकती है। गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का पैकेज भी इसीलिए निकाला था, याद हो तो, लॉकडाउन के जस्ट 3 महीने बाद ही गवर्नमेंट ने क्या है, एक पैकेज निकाला था 20 लाख करोड़ का। क्लियर है? क्यों? सरकारी व्यय में वृद्धि करके आर्थिक मंदी से बाहर निकला जा सकता है। क्लियर हो गया। सेकंड क्या, करों में कमी। सेकंड, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, करों में कमी कर सकती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं करों में कमी का। करों में कमी कैसे कर सकती है कि अब लोगों को मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा मान के चलो 12% अगर टैक्स लग रहा है, ठीक है, 100 रुपए की चीज पे 12 रुपए टैक्स लग रहा है। कितने रुपए की चीज है, 100, 12 रुपए की क्या हुआ, टैक्स लगा, कितना 12 रुपए। अब गवर्नमेंट इस कर को कम कर दे, कितना परसेंट कर दे, 5% कर दे, क्योंकि अभी रेसेशन है, अभी गवर्नमेंट कमाने की ना सोचे, थोड़े 1 साल बाद कमाना शुरू कर दे जब अर्थव्यवस्था निकल आए, ठीक है। अब उसने टैक्स कम कर दिए, तो जो ये 7 रुपए लोगों के पास बचेंगे उनसे उनकी क्या है, प्रति व्यक्ति प्रयोज्य यानी व्यक्तिगत प्रयोज्य अधिक होगी। वह इनकम जो टैक्स पे करने के बाद जो बचती है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत प्रयोज्य, डिस्पोजल इनकम। उसका वो क्या करेगा, निवेश करने पर ध्यान देगा, क्योंकि लोगों के द्वारा जो पैसा बचता है लोग उसे किसमें करते हैं, निवेश करते हैं, यानी किसी न किसी बिजनेस को शुरू करने में लगाते हैं। तो ये दोनों चीजें क्या अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने में मददगार हो सकती है। कौन सी, एक तो सरकार अपने मतलब व्यय ज्यादा से ज्यादा करे, ठीक है, और दूसरा कर को कम से कम लगाए, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था को क्या है, मंदी से बाहर निकाल सकते हैं। ये क्या है, राजकोषीय नीति है। कैसी नीति है, राजकोषीय नीति, जो गवर्नमेंट क्या है, अपनाती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक अथवा क्वेश्चन और है, उसे भी सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 है और अथवा का क्वेश्चन है। अथवा मतलब एक और क्वेश्चन दिया है, 6 नंबर का क्वेश्चन आया है नेक्स्ट नंबर पे। इसी के साथ क्या है, अब जो दूसरा है यानी कि जो इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमी है, ठीक है, वो हम क्या है दूसरी वीडियो में बनाएंगे, इसलिए इसको अच्छे से करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, आसान है। एक अर्थव्यवस्था में सी दिया है, सी कितना दिया है, 200 प्लस 0.5 बाई, क्लियर। उपभोग फलन है, जहां उपभोग व्यय और वाई राष्ट्रीय आय है। निवेश व्यय यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, 400 करोड़, क्लियर दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है क्या 1000 करोड़ पर आय पर अर्थव्यवस्था संतुलन में है, अपने उत्तर का समर्थन दीजिए। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं अर्थव्यवस्था संतुलन में कहां होगी, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम निकाल लेते हैं, आई दिया है, सी दिया है, फॉर्मूला क्या है, वाई। क्या निकालेंगे हम, वाई, तभी तो पता चलेगा राष्ट्रीय आय क्या है। अब वाई का फॉर्मूला क्या है, पता है ना, अर्थव्यवस्था का संतुलन कहां होता है, जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है, यानी कि एडी इजकल टू एएस लिख सकते हैं। एडी का फॉर्मूला क्या है,
एडी इजकल टू क्या होता है, एडी फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई। इससे पहले भी क्वेश्चन हम किए उसमें जान लिया हमने। एएस का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस एस। सी का मतलब होता है कंजप्शन, एस का मतलब होता है सेविंग, कंजप्शन इन्वेस्टमेंट। यानी कि हम दोनों में कोई भी एक चीज ले सकते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, आई दिया है इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन दिया हुआ है, तो ये ले लेते हैं कि y इजकल टू एडी। क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये रहा एडी का फॉर्मूला सी कितना दिया है 200 प्लस 0.5 बाई, प्लस निवेश कितना दिया है 400। क्लियर, ये क्या है y है। आ गया समझ में। अब देखना 400 और 200 कितना हो गया 600, ये कितना हो गया 0.5, ये कितना है y, प्लस का इधर आएगा माइनस, y माइनस 0.5 y इजकल टू कितना हो गया 600। अब ये देखो कुछ नहीं है आगे, तो 1 तो है, 1 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.5 y, बचा कितना आपका 600, मल्टीप्लाई से नीचे आ जाएगा 0.5 डिवाइड, पॉइंट हटाएंगे तो नहीं, 0 एक लग जाएगा ऊपर, 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 एकम 5, बचा कितना 1, 5 दूनी 10, 0 0, वाई कितना आया 1200 करोड़। अर्थव्यवस्था का संतुलन कहाँ होगा 1200 करोड़। क्या 1000 करोड़ आय पर अर्थव्यवस्था संतुलन में है, तो लिखेंगे नहीं। अर्थव्यवस्था 12000 करोड़ पे संतुलन में है, तो 1000 करोड़ पर क्या होगा, तो 1000 करोड़ पे इसका मतलब ये लोगों उपभोग और आय बढ़ेगी। क्या, एक तो उपभोग बढ़ेगा और उपभोग ज्यादा बढ़ेगा तो लोगों की आय बनेगी, आय बनेगी लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, और ऐसा जब तक होगा जब तक अर्थव्यवस्था 12000 करोड़ पर नहीं पहुंच जाती है। 12000 करोड़ पर अर्थव्यवस्था क्या होगी, संतुलन की स्थिति में होगी। तो दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो क्या है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके लिए पार्ट 2। तो इसी के साथ हाय एवरीवन।